नमस्ते, मैं चैनाराम लटियाल, शिशु निकेतन स्कूल, मेड़ता सिटी। आज अपन क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, पिछला वीडियो जो अपन ने बनाया था, पिछला वीडियो, उसके अंदर अपन ने गुप्त काल तक जो पढ़ा था, आज अपन उसी क्रम के अंदर आगे इसी लेसन को पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर को ही, जिसके अंदर गुप्त काल के आगे गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्त काल का जो प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि गुप्त काल के अंदर जो राजाओं ने शासन किया था, उसको अंदर संस्कृति के बारे में कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की थी। तो देखो, इसमें गुप्त सम्राट एक महान विजेता ही नहीं थे, बल्कि कला व संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। यानी कि वो न केवल अपने पड़ोसी राज्यों को जीत करके अपना शासन सत्ता ही प्राप्त करते थे, बल्कि वो है जो संस्कृति और कला का भी पूर्ण रूप से संरक्षण करते थे। इनके काल में कालिदास जैसे महान कवि हुए, जिसमें संस्कृत साहित्य की उन्नति हुई थी। यानी कि महान जो कवि हुआ था कालिदास, जिन्होंने बहुत सारी किताबें जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, इस प्रकार की जो काव्य संस्कृत के अंदर उनके द्वारा लिखे गए थे, उनकी ये कब हुआ था? कालिदास गुप्त काल के अंदर ही हुआ था। उसके बाद बात आती है दूसरी तरफ, इस काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे महान ज्योतिष हुए थे। यानी कि आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे महान ज्योतिष भी है जो इसी काल के अंदर हुए थे, और गणितज्ञ भी इनके अंदर साथ में थे। तथा मेहरौली का लोहा स्तंभ, दिल्ली में मेहरौली के अंदर लोहा स्तंभ जो है एक खड़ा किया हुआ है, जो उस समय गुप्त काल के अंदर किया गया था। और खुले आसमान के अंदर तीनों मौसम के अंदर, सर्दी, गर्मी, वर्षा, उस समय ये जो खुले आसमान के अंदर खड़ा, लेकिन आज तक इसके ऊपर जंग नहीं लगा, ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह से नालंदा के अंदर 80 फीट की बुद्ध की प्रतिमा का मिलना, यानी कि भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो नालंदा के अंदर मिली है, वो भी है जो इस गुप्त वंश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इन्होंने अनेक मंदिर बनवाए, बाग गुफाओं का निर्माण करवाया था, तथा राजकाज की भाषा संस्कृत थी। यानी कि गुप्त काल के अंदर राजाओं की जो राजकाज की भाषा थी, वो कैसी थी? संस्कृत भाषा थी। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। यानी कि इनका वैसे तो धर्म है जो कौन सा था? वैष्णव धर्म। गुप्त वंश के जो शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया था। तथा समुद्रगुप्त और जो कुमारगुप्त हैं, कुमारगुप्त ने जो अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ये है जो इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। अब सांस्कृतिक उपलब्धियों के बाद अपन ने जो बौद्ध गुप्त वंश के जो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं, यानी कि वो अपना शासन सत्ता कैसे चलाते थे, उनकी प्रशासन कैसे चलाया जाता था। तो देखो, इस काल में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का पतन व राजतंत्रीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इस काल में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था की समाप्ति हो गई और राजतंत्रीय शासन व्यवस्था का उदय हो गया था। जैसे गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है राजा का चुनाव जनता के द्वारा करना, यानी कि लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों एक ही होता है। उसी प्रकार से इनका तो समाप्त हो गया और राजतंत्रीय शासन व्यवस्था शुरू हो गई, यानी कि राजा का बेटा राजा बनना, इस प्रकार की शासन व्यवस्था शुरू हो गई। अपन ने पीछे पढ़ा है, पूरा एक क्रम है, यानी कि श्रीगुप्त से लेकर के कुमार स्कंदगुप्त तक अपन ने पढ़ा है। सबके सब है जो अपने वंशजों के आधार पर राजा बनते आ रहे हैं। गुप्त शासकों में देवत्व सिद्धांत प्रचलित था, यानी कि गुप्त शासक है जो अपनी शासन सत्ता के अंदर किस बात को मानते थे? देवत्व सिद्धांत। यानी कि वो ये मानते थे कि देवताओं के द्वारा हमें यहाँ पे शासन करने के लिए भेजा गया है। शासक न्याय व सेना का प्रधान होता था, यानी कि शासक जो राजा होता था वही न्याय करने वाला सबसे बड़ा होता था और सेना का सबसे बड़ा प्रधान माना जाता था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी का शासन करने वाला ईश्वर का दूत बताया। आ गई ना बात, यानी कि देवत्व का सिद्धांत बनते थे। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति अपन ने पीछे पढ़ा है समुद्रगुप्त के अंदर की, समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिसेन, और उस हरिसेन के द्वारा है जो एक प्रशस्ति लिखी गई थी प्रयाग के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, और उस प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त को बताया गया कि ये जो पृथ्वी पर शासन करने वाला ईश्वर का दूत, यानी कि ईश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति है जो यहाँ पे शासन करने का कार्य करता है। रानियों को जो परम भट्टारिका गी और महादेवी आदि उपाधियां दी जाती थी, यानी कि ये उपाधियां हैं जो रानियों को दी जाने वाली उपाधियां मानी जाती थी। प्रशासन संचालन हेतु एक मंत्री परिषद होती है और
जो केंद्रीय प्रशासन है उसको चलाने के लिए एक मंत्री परिषद यानी कि राजा का सहयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें अमात्य, सचिव और आदि बाकी मंत्री हुआ करते थे। अब जो केंद्रीय शासन व्यवस्था चलती थी, उस केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंदर कौन कौन से अधिकारी होते थे, यानी कि केंद्रीय अधिकारी गण। केंद्रीय अधिकारी गण का मतलब होता है कि राजा का सहयोग करने वाले जो अधिकारी गण होते थे वो कौन कौन से होते थे। देखो, सर्वाध्यक्ष, सबसे पहला कौन होता था, सबसे बड़ा सर्वाध्यक्ष। ये राज्य के सभी विभागों का अध्यक्ष होता था, राज्य के सभी विभागों का अध्यक्ष हुआ करता था। प्रतिहार और या फिर महाप्रतिहार, इसका काम क्या होता था, राजा से मिलने, यानी कि राजा से मिलने का आज्ञा पत्र देना, यानी कि राजा को किससे मिलना है, राजा से कौन मिल सकता है कौन नहीं मिल सकता, उसको आज्ञा देने का काम कौन करता था, प्रतिहार और महाप्रतिहार। फिर कुमारात्य, कुमारात्य पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग होता था, यानी कि जो सभी पदाधिकारी होता था उनके अंदर सर्वश्रेष्ठ जो वर्ग होता था वो किसका होता था, कुमारात्य का होता था। उसके बाद महादंड नायक, महादंड नायक कहा जाता था न्यायाधीश को, यानी कि जो न्यायालय के अंदर न्याय देने वाला होता था वो न्यायाधीश महादंड नायक होता था। फिर सेनाधिपति, ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महासेनापति जो होता था ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। फिर महापीलपति, महापीलपति होता था गज सेना अध्यक्ष, यानी कि जो हाथियों की सेना होती थी, हाथी के ऊपर सवार होकर के जो सेना लड़ने वाली होती थी उनको जो कहा जाता महापीलपति, उसके अध्यक्ष को कहा जाता। और फिर महाअश्वपति, महाअश्वपति यानी कि थल जो अश्व सेना, यानी कि घोड़े की सवारी करके जो सैनिक होते थे वो जो इसके अंदर शामिल होते थे। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रांतीय शासन व्यवस्था, ये तो हो गई इसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था। फिर प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंदर देखो, प्रांतीय शासन व्यवस्था जिसमें है प्रांतों को देश, प्रांतों को देश, भुक्ति या अवनी कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था, प्रांतों को देश, भुक्ति या अवनी कहा जाता था। और देश के शासक को गोप्ता, यानी कि देश का जो शासक होता था उसको क्या कहा जाता था, देश को। जिस प्रकार से प्रांतों अभी अपन होते ना, पहले पूरा भारत है, भारत के बाद जो अलग अलग राज्यों में बांटा गया, राज्यों को फिर जो जिलों में बांटा जाता है, जिलों को तहसीलों में, इसी प्रकार से जो देश, भुक्ति और अवनी, इस तरह से अलग अलग इनको भागों में बांटा। और जो देश का शासक होता था उसे गोप्ता कहा जाता था। जनपदों का विषय व इनके प्रधान, जनपदों का जो शासक होता है उसको विषय कहा जाता था और इसके प्रधान को जो विषयपति कहा जाता था। नगर प्रशासन का प्रमुख जो होता था उसको जो पुरपाल कहा जाता था, यानी कि नगर प्रशासन को देखने, शहरों के प्रशासन को देखने वाला जो व्यक्ति होता था प्रमुख, उसको पुरपाल के नाम से जाना जाता है। और ग्राम प्रशासन की छोटी जो इकाई होती थी, ग्राम जो यानी कि गांव जो है वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी और इसका जो प्रमुख होता था उसको ग्रामिक कहा जाता था, यानी कि सबसे छोटी इकाई गांव होता था और गांव का जो मुखिया होता, जैसे अपन यहाँ पे सरपंच बोलते हैं, उसी प्रकार से उस समय जो ग्रामिक कहा जाता था। उसके बाद बात करते हैं गुप्त शासन व्यवस्था के अंदर न्याय व्यवस्था की। राजा सबसे बड़ा न्यायाधिकारी होता था, यानी कि सबसे बड़ा न्याय करने वाला व्यक्ति होता था, कौन होता था, राजा होता था। इसके अलावा महादंड नायक, अन्य दंड नायक होते थे, यानी कि राजा के बाद जो अलग अलग न्यायाधीश होते थे। पीछे अपन अभी पढ़ा था ना कि महादंड नायक जो होता था उससे न्यायाधीश का काम करता था। इस तरह से ये महादंड नायक और अन्य न्यायाधीश न्यायालय का कार्य देखते थे। गुप्त काल में ही प्रथम बार दीवानी और फौजदारी मामलों को पृथक किया गया था, यानी कि गुप्त काल के अंदर भी दीवानी और फौजदारी जो मामले होते थे, केस होते थे, उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। अपन ने पीछे जो मौर्य प्रशासन के अंदर पढ़ा था कि दीवानी के अंदर क्या होता है, जो चोरी करना, मारपीट करना, इस प्रकार से। फौजदारी के अंदर जो किसी की हत्या, डकैती, इस प्रकार जो होता है, इस तरह से अलग अलग ये जो दोनों केस होते थे इनको अलग अलग सुनवाई करने का काम करते थे। व्यापारियों के मामलों को लिए न्यायालय श्रेणी कहलाते थे, यानी कि जो व्यापारी से संबंधित कोई समस्या होती थी, व्यापारियों के जो केस होते थे उनको लड़ने के जो न्यायालय होता था उसे श्रेणी के नाम से जाना जाता था। पुंग नगर की न्यायिक समिति होती थी। पुंग देखो नाम क्या है, पुंग। ये जो पुंग नामक जो समिति होती थी, ये नगर का मतलब शहर, शहरों के अंदर न्याय व्यवस्था देखने का काम जो होता था वो पुंग नामक समिति का होता था। और कुल है जो ग्राम की न्याय की समिति होती है, गाँव के अंदर है जो देखने का कार्य, जो केस होते थे या मामले देखे जाते थे वो जो कुल के द्वारा देखे जाते थे। इस तरह से ये जो गुप्त साम्राज्य की ये जो न्याय व्यवस्था, उससे पहले प्रांतीय व्यवस्था और जो सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में अपन ने पढ़ा है। इसके बाद ये जो वंश समाप्त हुआ था उसके बाद जो नया वंश अपन पढ़ रहे हैं ये है आपके वर्धन वंश, यानी कि गुप्त वंश के बाद जो कौन सा वंश आ रहा है, वर्धन वंश। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, इस वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी पुष्यभूति ने की थी और इस वंश में 3 राजा हुए थे, यानी कि इस वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी पुष्यभूति ने की थी। और कहाँ की थी, दिल्ली के पास थानेश्वर के
दिल्ली के थानेश्वर में। इसके अंदर जो 3 मुख्य राजा हुए थे, एक प्रभाकर वर्धन था, एक राज्यवर्धन था और एक हर्षवर्धन था। सबसे प्रमुख जो हर्षवर्धन था, तो हर्षवर्धन सबसे प्रतापी शासक हुआ था, जो 606 ईस्वी के अंदर शासक बना। कन्नौज इसकी राजधानी थी और इसने उत्तर और दक्षिण भारत के अनेक छोटे छोटे प्रदेशों को जीता था। और वे एक उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता, यानी कि उच्च कोटि का विद्वान भी था और विद्वानों को आश्रय देने वाला भी था। प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में एक उत्सव का आयोजन करता था, यानी कि हर्षवर्धन एक ऐसा राजा था जो प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक जो धर्म सभा का आयोजन करता था और उस धर्म सभा के अंदर वो अपना सारा धन दान में दे देता, यानी कि अपने यहाँ तक कि अपने तन के कपड़े, यानी कि अपने शरीर पे पहने जाने वाले कपड़े तक वो दान में दे करके जो अपने रिश्तेदारों से कपड़े मांग करके पहन करके फिर जो घर आया करता था। इतना है जो दानवीर होता था। और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बौद्ध धर्म को ये मानता था और इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी नामक नाटक भी लिखे थे। इसका मतलब वो अच्छा एक रचनाकार भी था और इसके कोई पुत्र नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे कोई भी वंशज इसका राजा बनने के लिए नहीं था। उसके बाद अपन बात करते हैं पाल वंश की। तो पाल वंश के अंदर क्या है, देखो पाल वंश, इस वंश की स्थापना लगभग 730 ईस्वी बंगाल में गोपाल ने की थी और इस वंश की प्रमुख राजा धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम व रामपाल हुए थे। और 12वीं शताब्दी के अंदर ये वंश जो कमजोर होकर के समाप्त हो गए। तो पाल वंश की कोई खास उपलब्धियां है नहीं। उपलब्धियों के अंदर पढ़ रहे हैं अपन की पाल वंश की क्या उपलब्धियां हैं। तो पाल वंश की उपलब्धियों के अंदर देखो, पाल वंश की उपलब्धियां, बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया। क्या उपलब्धि है, यानी कि सबसे ज्यादा आपको उन चीजों को पढ़ना है जो पेपर के अंदर आने लायक हैं। जिसे मैंने आपको पहले पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि राजाओं के द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां हैं, प्रशासन की उनकी देखरेख, जो प्रशासन कैसे जो चलता था, प्रशासन के अंदर कौन कौन से अधिकारी होते थे, इस प्रकार की बातों को जो अपन को ज्यादा ध्यान रखना, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो प्रशासन उपलब्धियों के अंदर देखो, पाल वंश की बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन देना, यानी कि इन राजाओं ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया। नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के विकास के लिए योगदान दिया था, यानी कि इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो थे, तक्षशिला और नालंदा और विक्रमशिला, इन विश्वविद्यालयों के विकास करने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया था। कला और वास्तुकला के प्रेमी थे, यानी कि ये कला और वास्तुकला के प्रेमी होते थे, इनकी संरक्षण करते थे। इन्होंने अनेक चैत्य विहार मंदिर बनवाए। चैत्य और विहार गुफाएं होती थी और जिसके अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित थे जो लोग एक में पूजा करते थे और दूसरे के अंदर जो वो रहने का काम करते थे। और तथा विहार, मंदिर, तालाब आदि का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। साथ ही साथ अब अपन बात करते हैं चोल वंश की, यानी कि इस वंश के बाद है जो किस वंश की बात करते हैं, चोल वंश की। तो अब चोल वंश के अंदर देखो क्या है, आता है चोल वंश के अंदर सबसे पहले दक्षिण में, चोल वंश की बात में जब करते हैं तो दक्षिण में स्थित इस वंश का प्रथम शासक जो करिकाल था, यानी कि चोल वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो तो कौन होता था, करिकाल था। और इस वंश का राजराज प्रथम एक प्रतापी राजा हुआ था, यानी कि इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था वो राजराज प्रथम था और जिसने दक्षिण भारत के साथ साथ श्रीलंका को भी जीता, यानी कि एक ऐसा राजा जो भारत के बाहर भी अपनी विजयों को जो अंजाम देता था, अपने राज्यों को जीत करके अपना शासन सत्ता को बढ़ाता था। तो इन्होंने श्रीलंका भी ये जीता था और अपनी राजधानी तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी तंजौर, उसके अंदर कौन सा मंदिर बनवाया, राजराजेश्वर मंदिर। और राजराज प्रथम के बाद उसका पुत्र शासक बना था जो राजेंद्र प्रथम था, और शासक बना जिसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी जीता था, यानी कि उसने तो राजराज प्रथम ने तो श्रीलंका को जीता था अपनी सीमा के बाहर, और इसने जो अंडमान निकोबार द्वीपों को भी जो राजराज प्रथम ने जीता था, तथा उसने अपने राज्य को दक्षिण से लेकर के पूर्व के अंदर गंगा नदी तक जो फैला दिया था, यानी कि अपने राज्य को पूर्व के अंदर गंगा नदी तक फैला दिया था, तथा गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि, इस प्रकार की चीजों को आपको विशेष याद रखना है। जैसे चोल वंश के अंदर किस राजा ने जो गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी, या फिर गंगेकोंड की उपाधि धारण कब की थी, तो आप क्या बताओगे, राजराज प्रथम ने पूर्व के अंदर गंगा नदी तक अपने साम्राज्य को फैला दिया था और उस समय इन्होंने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था और 13वीं शताब्दी के अंदर इस वंश का अंत हो गया था। इस तरह से चोल साम्राज्य जो अंतिम शासक जो राजेंद्र तृतीय था, और इसके बाद 13वीं शताब्दी के अंदर ये वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया था। अब बात करते हैं अपन इस चोल वंश के प्रशासन की।
कि चोल वंश का प्रशासन कैसा था। तो चोल वंश का प्रशासन देखो, इस वंश में शासन को चलाने के लिए 6 प्रांतों में बांटा गया था। यानी कि इस वंश के अंदर शासन सत्ता को चलाने के लिए कितने भागों में बांटा गया था? 6 भागों के अंदर बांटा गया था। और 6 भाग कौन कौन से थे? 6 भागों के अंदर देखो, जिसे मंडलम, यानी कि सबसे बड़ा भाग, जैसे अपन बोलते हैं ना अभी भारत के अंदर राज्य के फिर अंदर फिर जिलों के अंदर जिलों को तहसीलों के अंदर बांटते, इसी प्रकार से इसको 6 भागों में तो मंडलम कहा जाता था। फिर मंडलम का छोटा भाग कोटम कहलाता था। फिर कोटम का छोटा भाग नाडु कहलाता था। और कुरम व ग्राम भी इसी ये जो के मुख्य भाग थे। कुरम और ग्राम भी ये जो इसी के मुख्य भाग माने जाते थे। इस तरह से जो, और नाडु की सभा को नाट्यार तथा नगर की सभा को नगरतार कहा जाता था। यानी कि प्रशासन को देखने के लिए जो सभाएं होती थी, तो इस तरह से उनको, जो नाडु की सभा यानी कि छोटा, सबसे छोटा नाडु होता था, उस नाडु की सभा को तो नाड्यार और नगर की सभा को नगरतार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अपन बात करते हैं चोल प्रशासन के बाद चोल कला की। इस वंश के शासकों के द्वारा द्रविड़ शैली में अनेक मंदिर बनवाए। इस वंश के शासकों के द्वारा द्रविड़ शैली के अंदर अनेक मंदिर बनवाए थे। और नटराज शिव की कांसे की मूर्ति सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। यानी कि नटराज जो शिव की मूर्ति होती है, नृत्य करती हुई नटराज की जो मूर्ति होती है भगवान शिव की, वो मूर्ति है जो इसी काल के अंदर, यानी कि चोल काल के अंदर ही चोल राजाओं के द्वारा बनवाई गई थी, जो सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। राजराजेश्वर शिव मंदिर भी इसी वंश के अंदर राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ये इनकी कला से संबंधित बातें हैं। उसके बाद बात आती है चोल समाज की, यानी कि समाज कैसा था। चोल वंश जब शासन कर रहा था उस समय समाज कैसा था? तो चोल समाज 4 वर्णों में विभाजित था। चोल समाज है जो 4 वर्णों में विभाजित था। अपन ने मौर्य काल जो पढ़ा था उसके अंदर भी पढ़ा था कि ये जो मौर्य काल के अंदर समाज 4 वर्णों में विभाजित था, और इसके अलावा भी और जातियां थी। लेकिन यहाँ पे जो चोल प्रशासन 4 वर्णों में विभाजित था चोल समाज, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य हुआ करते थे। समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, यानी कि समाज के अंदर स्त्रियों को सम्मानजनक स्थिति के अंदर देखा जाता था। संपत्ति की स्वामी होती थी, यानी कि स्त्रियां संपत्ति की स्वामी होती थी। दास प्रथा प्रचलित थी और लोग शैव धर्म को मानते थे। यानी कि चोल जो प्रशासन के अंदर लोग किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। इस तरह से ये हो गया आपके अपने चोल वंश। और चोल वंश के अंदर फिर चोल प्रशासन के बाद चोल कला और चोल राजाओं के द्वारा कौन कौन सी कला का उपयोग किया गया था, यानी कि उनका संरक्षण किया गया। और उसके बाद चोल समाज। इसके बाद अपन बात करते हैं चालुक्य वंश की, यानी कि जो इम्पोर्टेंट वंश हैं उसी को अपन पढ़ रहे हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जिनका प्रश्न नहीं बनता है, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की अपन को जो ज़रूरी नहीं है, इसलिए अपन जो मुख्य हैं उनके जो नोट्स बना करके पढ़ रहे हैं। और मेरी भाषा के अंदर किताब से हट करके मैंने मेरी भाषा के अंदर नोट्स बनाए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक के अंदर लिख करके इसको आसानी से याद किया जा सके। उसके बाद अपन बात करते हैं चालुक्य वंश की। तो चालुक्य वंश के अंदर देखो, चालुक्य वंश, इस वंश का जो प्रथम शासक हुआ था वो था पुलकेशिन प्रथम। और इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ की बात अपन पहले ही करते आ रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ जो एक प्रकार का घोड़ा छोड़ा जाता था, और जिस क्षेत्र के अंदर वो घोड़ा जाता था वो क्षेत्र है जो घोड़ा छोड़ने वाले राजा का हो जाता था। अगर कोई उस घोड़े को पकड़ता तो उस दोनों राजाओं के बीच में झगड़ा होता था। ठीक है, तो इसके अंदर इस वंश का एक पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि पुलकेशिन प्रथम ने तो अश्वमेध यज्ञ किया, पुलकेशिन द्वितीय एक पराक्रमी और शक्तिशाली शासक था। और इसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर के दक्षिण के अंदर कावेरी तथा इसी वंश का विक्रमादित्य सेकंड ने कल्याणी को अपनी जो राजधानी बनाया था तथा नया चालुक्य वंश की स्थापना की थी। और इसके बाद इसी क्रम में विक्रमादित्य षष्ठ, यानी कि विक्रमादित्य नंबर 6, क्योंकि इसके अंदर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से नंबर से जो राजा आए थे, तो विक्रमादित्य षष्ठ ने जब शासन किया तो उसके दरबारी कवि विल्हण ने विक्रमांक देव चरित नामक एक ग्रंथ लिखा था। तो प्रश्न आपका क्या बनता है कि विक्रमांक देव चरित ग्रंथ है जो किसके द्वारा लिखा गया? विल्हण के द्वारा लिखा गया। किसके शासन काल में लिखा गया? विक्रमादित्य षष्ठ के शासन काल में लिखा गया था। तथा याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा को विज्ञानेश्वर ने लिखा था। और उसी समय याज्ञवल्क्य स्मृति की एक ग्रंथ था जिसका क्या नाम था? मिताक्षरा। और लिखने वाला व्यक्ति कौन था? विज्ञानेश्वर। इसके द्वारा इसको लिखा गया। अब इसकी ये जो मुख्य क्या है, यानी कि ये जो क्यों प्रसिद्ध है, इसकी प्रसिद्धि का कारण ये देखो है, ये जो मिताक्षरा है ये जो हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। तो प्रश्न क्या बनता है? हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ किसको माना गया है? तो मिताक्षरा को। किसके द्वारा लिखा गया था? ज्ञानेश्वर के द्वारा। और किसके शासन काल में लिखा गया था? तो ये आ जाएगा आपके
वो कौन सा शासनकाल पढ़ा अभी अपन ने? वो शासनकाल था चालुक्य शासनकाल। ठीक है, इस तरह से जो अपन इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं पाठ्य बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। अपने जो इस लेसन का अंतिम जो टॉपिक है वो है आपके बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। अब ये जो बाह्य आक्रमण करने वाली जातियां, जो विदेशी जातियां थी, वो कौन कौन सी थी, इन विदेशी जातियों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं और आत्मसातीकरण का क्या तात्पर्य है। तो देखो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले विदेशी जातियों के अंदर शक एक मध्य एशिया की रहने वाली एक लड़ाकू जनजाति थी। शक एक मध्य एशिया की रहने वाली लड़ाकू जनजाति थी जिसने अनेक जो इन्होंने अफगानिस्तान और काबुल पर अधिकार करके बोलन दर्रे से, यानी कि कौन से दर्रे से, बोलन दर्रे से भारत के अंदर इन्होंने 71 ईस्वी पूर्व के अंदर प्रवेश किया था। यानी कि शक जाति ने अफगानिस्तान और काबुल को जीतने के बाद बोलन दर्रे से भारत में 71 ईस्वी पूर्व के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद शकों ने जो सिंधु प्रदेश, अवंती, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मथुरा आदि जो प्रदेशों को जीत करके अपना शासन सत्ता यहाँ पे स्थापित की थी। तो ये हो गई आपके शक जाति। उसके बाद कुषाण वंश। कुषाणों को यूचिया तोचेरियन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कुषाण जो वंश था, यहाँ पे कुषाण जाति के शासन तो किया गया था कुषाण वंश को, तो कुषाण को यूची या तोचेरियन के नाम से भी जाना जाता था। ये जाति 5 भागों में बंटी, जिसमें से एक भाग के कबीले ने भारत में प्रवेश किया और इस वंश में कुजल जो कडफिसेस प्रथम इस जाति के गौरव के संस्थापक माना जाता है। यानी कि कुजल कडफिसेस जो प्रथम था वो इस जो कुषाण वंश की जातियों के सबका संस्थापक माना जाता है और इसने भारत में वैदिक धर्म को भी जो अपना लिया था। यानी कि यहाँ पर रहते हुए इन्होंने वैदिक धर्म को अपना लिया था। इसके बाद जो विम कडफिसेस सेकंड ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और ये शैव अनुयायी था। यानी कि ये शैव धर्म को मानने वाला था। यानी कि भगवान शिव को मानने वाले शैव कहलाते थे और भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहलाते थे। और इसी ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। यानी कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाने वाले कुषाण वंश का राजा कौन था? ये आपके विम कडफिस सेकंड था। तो प्रश्न ये आता है कि किसने जो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण वंश का विम कडफिस सेकंड ने जो भारत के अंदर पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। इसके बाद इसी वंश का एक शासक हुआ था, वो था कनिष्क। तो देखो कुषाण वंश का एक प्रथम शासक हुआ था जिसका नाम था कनिष्क। यानी कि जिसका क्या नाम था? कनिष्क। इसी राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। बौद्ध संगति यानी कि धर्म सभा का आयोजन करवाया जाता था। तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? कश्मीर के अंदर। और फिर 78 ईस्वी के अंदर इसी राजा ने शक संवत चलाया था। यानी कि इनकी उपलब्धियां देखो, शक संवत जो 78 ईस्वी के अंदर इसी राजा ने यानी कि कनिष्क ने जो क्या कौन सा चलाया था? शक संवत की शुरुआत करवाई थी। और इस राजा की अनेक सोने व तांबे की मुद्राएं मिली है। इसके दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, बौद्ध विचारक तथा नागार्जुन जैसे गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा का प्रचार प्रसार हुआ था। इस तरह से भारत के अंदर जो बाहरी जातियों के आधार पे कुषाण वंश का जो कनिष्क एक महान राजा हुआ था जिसने बहुत सारी अपनी उपलब्धियां यहाँ पे शासन करते हुए प्राप्त की थी। इसके बाद एक और है जो विदेशी जाति भारत के अंदर आती है, वो है आपके हुण जाति। हुण देखो, इस जाति के लोग तोरमान नामक सरदार ने, इस जाति का हुण जाति का जो तोरमान नामक सरदार था उसने भारत में जो गुप्त साम्राज्य को नष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध व मालवा के ऊपर अधिकार करके महाराजा धीराज नामक उपाधि धारण की थी। तो इसकी उपलब्धि क्या हो गई? यानी कि हुण जाति के शासक जो सरदार था एक तोरमान, और इसने किसको समाप्त किया? भारत के अंदर गुप्त साम्राज्य को इसने जो नष्ट किया था। और उसके बाद उन्होंने राजपूताना, सिंध, मालवा आदि प्रदेशों को जीत करके महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इसके पुत्र मिहिर कुल बौद्ध भिक्षुओं से नफरत करता था। यानी कि इसका जो पुत्र था तोरमान सरदार का, जो जिसका नाम था महिर कुल, और ये भिक्षुओं से नफरत करता है। यानी कि बौद्ध धर्म के जो साधु लोग होते थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले, उन भिक्षुओं का ये जो नफरत करता और स्तूपों और मठों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण से इन्होंने भिक्षुओं के जो स्तूप और मठ थे इनको जो तोड़ दिया गया था, नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। बाद में मालवा के शासक यशोवर्मा ने इसे पराजित कर दिया था। इसके बाद हुण जाति के शासक को किसने पराजित किया था? मालवा का एक शासक था यशोवर्मा, इसने जो इसको पराजित कर दिया। इस तरह हुण आक्रमणों के कारण भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और देश जो अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गया था। उन्होंने जो गुप्त साम्राज्य को समाप्त करके भारत को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। इस तरह से भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और अनेक टुकड़ों में भारत विभाजित हो गया था। ये हो गई तीनों जातियां, शक, कुषाण और
हुन, ये तीनों विदेशी जातियां जो भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आई थी। अब बात करते हैं अपन आत्मसातीकरण, ये के जो अंतिम में जो टॉपिक आता है इस लेसन के अंदर, जिसे कहते हैं आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण है क्या? आत्मसातीकरण से संबंध देखो क्या है। आत्मसातीकरण से तात्पर्य है अपना लेना या ग्रहण कर लेना, यानी किसी चीज को अपन अपना लेते हैं, किसी चीज को अपन ग्रहण कर लेते हैं, वो होता आत्मसातीकरण। तो ये यहाँ हुआ था, यानी कि शक, हुण और कुषाण ये विदेशी जातियां थी। इन्होंने भारत पर आक्रमण किए और यहाँ पर राज्य स्थापित किए, तथा धीरे धीरे इन्होंने भारत को ही अपना निवास स्थान बना करके यहाँ के रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति आदि को अपना लिया था या फिर ग्रहण कर लिया था, और ये यानी आत्मसात कर लिया था। यही है जो आत्मसातीकरण के नाम से जाना जाता है। तो आत्मसातीकरण मतलब यानी कि ये तीनों जातियां भारत के अंदर आक्रमण करने के लिए आई, यहाँ पे इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, और साम्राज्य स्थापित करके यही है जो अपना साम्राज्य स्थापित करके यहाँ के रीति रिवाज और वेशभूषा और तथा संस्कृति आदि को जो अपना लिया था, और ये यहीं के बन करके रह गए थे। इसी है जो आत्मसातीकरण के नाम से जाना जाता है। पीछे अपन ने जो मौर्य साम्राज्य जो पढ़ा था, उस मौर्य साम्राज्य के अंदर अशोक की उपलब्धियों को छोड़ दिया था। तो अशोक की उपलब्धियों के बारे में एक बार अपन ने जो थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सम्राट अशोक के द्वारा कौन कौन सी उपलब्धियां धारण की थी, देखो विशेषकर इस प्रकार की क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो सम्राट अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व के अंदर मगध का राजा बनने के बाद अनेक उपलब्धियां हासिल की थी, जो निम्न है। देखो, कश्मीर पर विजय प्राप्त करके कश्मीर घाटी में श्रीनगर की स्थापना की, यानी कि वर्तमान जो श्रीनगर नगर शहर है उसकी स्थापना करने वाला कौन था? सम्राट अशोक था। ठीक है। 261 ईस्वी पूर्व के अंदर कलिंग पर आक्रमण करके राजा नंदराज को हरा करके कलिंग युद्ध जीता था, तथा बौद्ध धर्म अपना करके युद्ध घोष की जगह पे धम्म घोष की जो उसने घोषणा की थी, यानी कि युद्ध घोष की जगह पे घोषणा धम्म घोष। और धम्म घोष के बारे में अपन पीछे पढ़ चुके हैं कि अशोक का धम्म घोष क्या था। ठीक है। बराबर की पहाड़ियों के अंदर, यानी कि पहाड़ियों का नाम है बराबर की पहाड़ियों के अंदर सुदामा, चौपड़, विश्व झोपड़ी तथा कर्ण नामक है जो गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो बराबर की पहाड़ियों में कौन कौन सी गुफाओं का, एक का नाम सुदामा है, दूसरे का चौपड़ है, तीसरे का विश्व झोपड़ी है, और चौथी का कर्ण नामक है जो गुफाओं का निर्माण करवाया था। तथा साथ ही साथ अशोक ने बोध गया व लुम्बिनी की धर्म यात्रा की थी, यानी कि बोध गया और लुम्बिनी के अंदर ये जो धर्म की यात्रा करने के लिए गए थे। धर्म यात्रा का मतलब था धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो गए थे, और अपने साम्राज्य में संपूर्ण भारत के साथ साथ अफगानिस्तान का भी बड़ा क्षेत्र जो शामिल किया था। ये इस तरह से जो सम्राट अशोक के द्वारा शासन सत्ता के अंदर शामिल किया गया था। ये आपके जो चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो गया था। अब इसके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को जो मैंने बनाए अपने मन से, वो क्वेश्चन है जो आप इस लेसन को पढ़ करके, यानी कि इन वीडियो को देख करके और अपने नोट्स के अंदर स्क्रीनशॉट लेकर के लिख करके जो अच्छी तरह से इनको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो कौन कौन से हैं। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों का विस्तार पूर्वक समझाइए, यानी कि अभी अपन ने पढ़ी है गुप्त साम्राज्य की विस्तार पूर्वक जो सांस्कृतिक उपलब्धियां इनको बताना है। चोल प्रशासन व चोल कला को समझाइए, चोल प्रशासन और चोल कला के बारे में आपको समझाना है। कुषाण वंश के बारे में विस्तार पूर्वक, जो कुषाण वंश जो अंतिम अभी अपन ने टॉपिक पढ़ा था, विदेशी जाति थी और उसने जो शासन सत्ता संभाली थी, वो उसके बारे में। और उसके बाद अशोक की उपलब्धियों के बारे में बताइए, अभी जो अपन ने जस्ट पढ़ा है अशोक के बारे में, और आत्मसातीकरण से आप क्या समझते हैं उसके बारे में विस्तार से समझाइए। इस तरह से आप जो इस वीडियो को देख करके जो इन प्रश्नों का उत्तर देना है, और जो भी आपको समस्या आती है वो जो जिस चैनल पे ये वीडियो आपके SNS चैनल पे अपलोड किया जाता है उसके अंदर आप जो कमेंट्स करके अपनी जो समस्या पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का तुरंत निदान किया जाएगा। नमस्ते।